जाके हिम्मत है तो डोंगरी मोहम्मद अली रोड में मारे। तो मैं तो कहती हूँ कि ऐसे लोग आए, लेकिन वो आए जो मराठी के नाम पे दुश्मनी और भेदभाव फैला रहे हैं। वो आए तो हम उन्हें बताए कि किस तरह से लोगों का स्वागत करते हैं। तो आप कहना ही चाह रहे कि डोंगरी और भिंडी बाजार तो बात की बात, पहले पायली बाड़े में आगे बता दे। बिल्कुल, मैं तो चाहती हूँ कि आए, मुझसे जोर जबरदस्ती करे मराठी के लिए, फिर मेरा जवाब उन्हें अच्छा मिलेगा। आप देख रहे हैं आमना सामना मीडिया। वीडियो को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है आपने तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। दोस्तों सलाम नमस्कार, मैं आपका दोस्त राशिद अजीम। इस वक्त हम मौजूद है अल्पसंख्यक विकास मंडल के ऑफिस में। यहाँ पर हमारी मुलाकात हुई मोहतरमा फरत देशमुख साहबा से, जो कि महाराष्ट्र के अध्यक्ष है इस मंडल की। और फरत देशमुख साहबा के तारुफ से सिर्फ इतना कहना चाहूँगा मैं कि मुंबई शहर और महाराष्ट्र में एक सामाजिक कार्यकर्ता की हैसियत से, एक यूथ लीडर की हैसियत से, एक महिला शक्ति की हैसियत से इन्होंने बहुत काम किए, काम कर रही हैं। आज भी यहाँ पर इन्होंने राशन कार्ड की जो समस्या होती है आम लोगों की, उसको लेके यहाँ पर सेंटर लगाया था। आप जानते हैं कि राशन बनाने में, नाम डलवाने निकालने में कितनी दिक्कतें आती है। एक बहुत बड़ा काम था, काफी भीड़ थी। फरत देशमुख साहब, आपका आमना सामना मीडिया में स्वागत इस्तेमाल है। शुक्रिया। सबसे पहले तो मैं आप लोगों का यहाँ शुक्रिया अदा करती हूँ कि आप लोग यहाँ आए और आपने हमारे काम को समझने की कोशिश की। आपने समझे कि किस तरह से बहुत ही इशू होता है जब हम कुछ ऐसे कैंप लगाते हैं। हर अलग अलग लोगों की अलग अलग परेशानी होती है। तो हमारा मकसद बस यही है अपने इस कैंप के माध्यम से कि लोगों की जो भी तकलीफें है, राशन कार्ड एक ऐसी चीज़ है हमारी ज़िंदगी का, वो है एक छोटी सी बुक, लेकिन वो बहुत अहम हिस्सा है। आज हम कोई भी हॉस्पिटल में जाए तो कोई भी गवर्नमेंट की स्कीम हो या कुछ भी रिलेटेड, सबसे पहले राशन कार्ड पूछा जाता है। राशन कार्ड के ऊपर अक्सर हम देखते कि लिखा होता है कि अन्य धन्य वाटप, सिर्फ वो धन्य वाटप के लिए। लेकिन आज वो डॉक्यूमेंट इतना इम्पोर्टेंट हो गया है कि हम हॉस्पिटल से लेके हर चीज़ में हमें राशन कार्ड ज़रूरी होता है। और हमारी जहाँ ऑफिस है वो ऐसा एरिया है कि यहाँ पे लोग अभी भी काफ़ी अवेयरनेस लाने की यहाँ ज़रूरत है। डॉक्यूमेंट को लेके लोगों को अपने एक मेडिकल रिलेटेड में क्या मदद मिलती है, ये सब समझाने की बहुत ज़रूरी बात है यहाँ पे। तो इसलिए हमने ये छोटी सी शुरुआत की। हमारी ऑफिस की ओपनिंग 8 दिन पहले ही हुई है। उसके बाद ये हमारा पहला कैंप है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी अच्छा रिस्पांस मिला है। जिस तरह से हमारे पास आज यहाँ भीड़ थी, तो बस हमारी पहली कोशिश यही रहेंगी कि जैसे लोगों ने हम पे जो विश्वास रखे हैं और अपने डॉक्यूमेंट यहाँ ला के दिए हैं, तो हम पूरी कोशिश करेंगे कि उनके राशन कार्ड बनवाने से लेके नाम चढ़ाना कटाना जो भी हो, एकदम आसानी से हम उनकी मदद करने में हमें कामयाबी मिले। हमने देखा कि यहाँ पर राशन ऑफिस के अधिकारी भी यहाँ मौजूद थे कि कैसे आपने अप्रोच किया और जिससे कि बहुत ज्यादा लोगों को आसानी पैदा हो। जैसे कि आज गुरु पूर्णिमा है और हमें ज़िंदगी में कामयाब होने के लिए एक अच्छे उस्ताद, एक अच्छे गुरु की बहुत ज़रूरत होती है। तो मेरी ज़िंदगी में ऐसे मैं खुशनसीब हूँ कैसे जो 2 गुरु है। सबसे पहले मेरे शौहर, जिन्होंने मुझे इस करियर में लाए, राजनीति में, और इस सफ़र को सबसे अच्छी ताकत और सबसे अच्छा मुकाम जिन्होंने दिया है वो महाराष्ट्र के माननीय विरोधी पक्ष नेता अंबादास दानवे। आज उनका हमें इस तरह से सपोर्ट रहता है कि हमारे हर काम बहुत ईजी हो जाते हैं। तो मैं खुश नसीब हूँ कि आज गुरु पूर्णिमा भी है और गुरु पूर्णिमा तो हर किसी के लिए एक बहुत इम्पोर्टेंट दिन होता है। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से उन्हें गुरु पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं भी दूंगी, बधाई भी दूंगी और खुद को भी खुश नसीब समझूंगी कि मेरे लाइफ में ऐसा गुरु है जो हमें इस तरह से सपोर्ट करता है। ना वो धर्म देखते हैं, ना वो कुछ आगे चीज़ें, ना धर्म देखते हैं, ना छोटा ना बड़ा। बस उनका ये मकसद होता है कि लोगों का काम हो और लोगों तक मदद पहुँचे। तो हमारे जो भी कैंप होते हैं, जो भी चीज़ें होते हैं, उनमें हमें एक बहुत अच्छा सपोर्ट मिलता है। और आज ये कैंप की शुरुआत भी हमें उन्होंने ही अरेंज करा के दी। बहुत अच्छी बात है। उनके यहाँ पर पीए वगैरह भी आए थे, ये भी थे, उनके अधिकारी भी यहाँ पे हमारे साथ लगे थे। पिछले 3 दिनों से वो हमारे कैंप में लगातार आ रहे हैं, देवानंद करके। उनके साथ जो उनकी टीम है, राशन डिपार्टमेंट के ऑफिसर्स है, वो यहाँ पे पूरी सहायता कर रहे हैं। उन्होंने खुद यहाँ पे बैठ के, हालांकि एक ऑफिसर होते हैं जो आते हैं और गाइड करके निकल जाते हैं, लेकिन उन तीनों ऑफिसर्स ने बखूबी अपनी जिम्मेदारी को निभाए है। एक एक फॉर्म करेक्शन से लेके फॉर्म जमा करना, फॉर्म के लिए किसी पब्लिक को समझाना। अब एजुकेशन कम होने की वजह से यहाँ पे एक्सप्लेन भी ज्यादा करना पड़ता है। अक्सर आप देखते हैं कि अगर आप राशन कार्ड ऑफिस चले जाओ तो एक के बाद अगर हम दूसरा सवाल करें तो झिड़की देके भगा देते हैं, क्योंकि वो उनका डिपार्टमेंट है।
लेकिन यहाँ पे आके जिस तरह से उन ऑफिसर्स ने जो हमें कोऑपरेट किए हैं, मैं उनका भी तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ। और मैं उम्मीद करती हूँ कि अगर आगे भी उनका हमें सपोर्ट रहा तो हम ऐसे ही बहुत अच्छे काम करते रहेंगे। आपका जो ये मंडल है अल्पसंख्यक विकास मंडल महाराष्ट्र, तो इसका मकसद क्या है? थोड़ा सा मुख्तसर। अल्पसंख्यक विकास मंडल, देखिए इसका बस एक ही मकसद है कि एक सोच समाज के लिए। अब वो सोच हर हर चीजों से बिलोंग करती है। सबसे पहले तो मेरी ये सोच मैं लोगों को बताना चाहूंगी कि मुझे लोगों को मदद लेने वाला नहीं बनाना है, मदद करने वाला बनाना है। आज अगर मैं ये संगठन में बैठी हूँ तो मैं अपने माध्यम से मैं एक दिन लोगों की मदद करूंगी, 2 दिन करूंगी, 3 दिन करूंगी। मुझे मेरे ऑफिस में बाहर वो लोगों की भीड़ चाहिए जो मदद मांगने नहीं, मदद करने आए। क्योंकि अगर आज वो मदद करने वाले बनेंगे, चाहे वो किसी भी रिलेटेड हो, चाहे वो फाइनेंशियली हो या राशन रिलेटेड हो, वो खुद से खुद के पैरों पे खड़े होने चाहिए। तो मेरी ये सोच रही है। तो सबसे पहले हमने अपने संगठन के माध्यम से लोगों को, वुमेन्स को खास करके, हमने उनके पैरों पे खड़ा करने की कोशिश की। हमने हमारे संगठन से पहले ये छोटी शुरुआत की थी कि हमने उनके अंदर की जो हुनर है उनको बाहर लाए। जैसे हमने सिलाई क्लास हो गया, हमने ब्यूटिशियन हो गया, हमने मेहंदी हो गया, ऐसे काफी स्मॉल कोर्सेज जो होते हैं वो हमने उन्हें सिखाए, ताकि अगर वो कपड़ा सीती भी है तो आज एक कपड़े की नॉर्मल सिलाई होती है 1200 रुपया। अगर कोई लेडी टेलर घर में एक कपड़ा भी सिए दिन में, तो दिन में 500 रुपया वो कमाती है, महीने का 15,000 वो खुद की अपनी इनकम जनरेट करती है। तो ऐसी मेरी माँ बहनें कोई फिर दूसरे मुझे राशन की या कोई लीडर की रैली की लाइन में नहीं दिखेगी। तो ये मेरी सोच है कि मुझे उनके अंदर हुनर को निखारना है। हुनर हर किसी के अंदर होता है, लेकिन उसे निखारना है बाहर, और उन्हें उतने कैपेबल बनाना है कि वो अपने घर की थोड़ी क्यों ना हो, खुद फाइनेंशियली स्टेप ले सके। जैसे कि आप ये चिताकेम पायलीपाड़ा एक स्लम इलाका है, बहुत ही यानी कि इसमें गरीब भी है, अमीर भी है काफी लोग यहाँ पर। तो इस इलाके में काम करने का आपका मकसद क्या है? ये एक ही इलाका नहीं है, ऐसा मैं आपको बता दूं कि मैंने ज्यादातर स्लम इलाकों में ही काम किया। इससे पहले हमने गवंडी में भी एसएमएस कंपनी थी, जिसके लिए हमने काफी बड़ा प्रोटेस्ट किए थे। आज यहाँ पे सिर्फ चिताकेम के नहीं, गवंडी के भी हमारे लोग जुड़े हैं। हम गवंडी में भी बहुत काम करते हैं। गवंडी में भी हमने एजुकेशन बोलो, वुमेन्स एम्पावरमेंट पे बोलो, या कोई हेल्थ रिलेटेड बोलो, हमने हर चीजों पे वहाँ पे मुद्दों पे काम किए हैं। मेरा मकसद है इलाका नहीं, जिस इलाके को मेरी जरूरत होगी वहाँ फरद देशमुख मौजूद होगी। क्या बात, बहुत अच्छी बात है आपने। तो फरद देशमुख ने ये 8 दिन पहले यहाँ चिताकेम पायलीपाड़ा में ऑफिस का उद्घाटन किया है। तो सवाल ये पैदा होता है, लोगों के जहन में सवाल भी आएगा, क्या चुनाव है क्या? चुनाव तो बेशक आ रहा है, आते आते कुछ महीनों में चुनाव है, लेकिन बार बार यही सवाल मेरे सामने घूम फिर के आ जाता है कि चुनाव आ रहा है। तो मैं आज भी लोगों को इस चैनल के माध्यम से बताना चाहूंगी कि मुझे चुनाव लड़ने में कोई इंटरेस्ट नहीं है और ना मैं चुनाव लड़ना चाहती हूँ। लेकिन मेरी टीम के कुछ ऐसे लोग हैं जिनकी दिलचस्पी चुनाव में है, और अगर वो खड़े हुए तो इंशाल्लाह हम और हमारी पूरी टीम उनके पीछे पूरी ताकत से खड़े रहेंगे। मैं एक इस मौके को जो है ना गनीमत जानते हुए कि महाराष्ट्र में बहुत सारे विवाद चल रहे हैं, कि उसमें भाषा का विवाद सबसे बड़ा, हिंदी मराठी और अलग जबानों की बातें हैं। कभी कभी इससे पहले जो है उर्दू पे हमला हुआ करता था, आज भी होते उर्दू पे हमले। आप इस पूरे विवाद को लेकर क्या कहना चाहिए? देखिए, भाषा का तो ऐसा है कि बेशक हम महाराष्ट्र में रहते हैं तो मराठी हमें आनी चाहिए, लेकिन इसलिए नहीं कि मराठी कंपलसरी है तो आनी चाहिए। मराठी, महाराष्ट्र की हम रिस्पेक्ट करते हैं तो मराठी हमें आनी चाहिए, और इसलिए भी आनी चाहिए। मैं लोगों को इसीलिए भी बोलूंगी कि मराठी आपको सीखना चाहिए, हमें सीखना चाहिए, हर किसी को सीखना चाहिए। कि अगर आज हम कुछ भी सरकारी काम में जाते हैं तो ज्यादातर पेपर्स, अभी देखिए राशन कार्ड है, ये भी पूरा मराठी में ही है, ठीक है। अभी अगर मुझे मराठी नहीं आती तो मैं इसे भरूं कैसे? अभी आज यहाँ पे भी ऐसे बहुत लोग थे कि जिन्हें भरने में प्रॉब्लम हो रही है। तो मराठी सीखना है या आपको जबरदस्ती सीखना बोलना, ये सोच एक अलग है, और मराठी मुझे जरूरत के लिए सीखना, ये सोच अलग है। और आज लीडरों का तो यही काम है कि कोई भी एक छोटा सा मुद्दा पकड़े और उसे उछाले, क्योंकि उनको मुद्दे को समझा के सुलझाना नहीं, उन्हें बड़ा चढ़ा के उन्हें फसाद बनाना पसंद है। और जो छोटा सा एक मेरे तो बेटे के सामने खड़े हो जाए तो मेरे ख्याल से मेरे बेटे को भी उसे मुंडी ऊपर करके देखना पड़ेगा। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे बेटे की इतनी हाइट है। तो ऐसे लोगों का तो मैं कहती हूँ कि बातों को इग्नोर करना चाहिए, क्योंकि ऐसे लोग सिर्फ समाज का माहौल खराब करने आते हैं। इन्हें अपने कुर्सी, अपनी सरकार, अपनी राजनीति के अलावा इन्हें जनता से कोई लेना देना नहीं होता है। ये सिर्फ जनता के ऊपर उड़ते हैं और जनता को ही दबाते हैं। तो ऐसे मुद्दों को ध्यान में ना लाते हुए
हमें ये सोच के मराठी सीखना चाहिए कि मराठी भी एक बहुत ज़रूरी भाषा है अगर हम महाराष्ट्र में रहते हैं तो, क्योंकि यहाँ पे हमें सरकारी रिलेटेड कामकाजों में मराठी इम्पोर्टेंट है। मराठी के साथ साथ हमें इंग्लिश भी सीखना चाहिए, क्योंकि हम महाराष्ट्र के बाहर जाएंगे तो इंग्लिश लैंग्वेज, अभी हम इंडिया के बाहर जाएंगे तो इंग्लिश भी बोलनी पड़ती है, कुछ जगहों पे उर्दू भी बोलनी पड़ती है। तो अगर सीखना है तो वो एक हुनर समझ के सीखिए, वो आपको काम ही आएंगी, वो कोई नुकसान नहीं देगा आपको, लेकिन उसे आप दिलचस्पी से लेके सीखिए, आप जरूरत की चीज समझ के सीखिए। आप खुद के ऊपर जोर जबरदस्ती लाद रहे ये मत समझिए, वो जरूरी भाषा है, उसे भी लोगों को सीखना चाहिए। अब ऐसा है ना कि हिंदुस्तान की सारी भाषाएं, सारी जबान तो अपनी है, या जो भी जबान है, सारी जबानों की अपनी अहमियत है, उसकी मिठास है, इससे इनकार नहीं है। ये भाषा के नाम पर अगर कोई बोले कि फरहत देशमुख यहाँ बैठ के हिंदी में इंटरव्यू दे रही हो, मराठी में क्यों नहीं दिया, और आगे तोड़फोड़ करने लगे, तो फरहत देशमुख क्या करेगी? मैं तो चाहती हूँ कि ऐसा कोई मुझे टकराए, सच कह रही हूँ, मैं चाहती हूँ कि ऐसा कोई मुझे आके टकराए, फिर फरहत देशमुख का जवाब वो सामने देख लेगा। अच्छा, बिल्कुल। मारा जा रहा है ना, थप्पड़ मारा जा रहा है, डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है, हाँ, कि मराठी बोलो, हिंदी नहीं बोलोगे तो मार खाओगे। वैसे लोगों को डराया धमकाया जा रहा है ना, कि जिनको वो डरा सकते हैं ऐसे लोगों पे आए ना। अभी जैसे कल नीतीश रानी का स्टेटमेंट था कि हिंदुओं को क्यों मार रहे हो, जाके हिम्मत है तो डोंगरी मोहम्मद अली रोड में मारे। तो मैं तो कहती हूँ कि ऐसे लोग आए, लेकिन वो आए जो मराठी के नाम पे दुश्मनी और भेदभाव फैला रहे, वो आए तो हम उन्हें बताए कि किस तरह से लोगों का स्वागत करते हैं। तो आप कहना ही चाह रहे कि डोंगरी और भिंडी बाजार पे बात की बात पहले पायली बाड़े में आगे बताते हैं। बिल्कुल, मैं तो चाहती हूँ कि ऐसे लोग मुझे आए, मुझसे जोर जबरदस्ती करे मराठी के लिए, फिर मेरा जवाब उन्हें अच्छा मिलेगा। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपने आसान मीडिया से बात करने के लिए। कैमरा पर्सन शाहीन पटेल के साथ आपका दूसरा आशीष। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, अल्लाह हाफिज।